Hello friends, this is Disha Namdev. Welcome to Initiation Classes. Today in this video, I will explain you what is meant by chemical equation and writing a chemical equation. We will also discuss how to balance chemical equations. So please watch the video till end. It is second part of this chapter, chemical reaction and equation. If you didn't watch previous video, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक पर पेज नंबर 2 पर केमिकल इक्वेशन 1.1 दिया है और इसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इन तीनों ही पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब आप देखेंगे तो 7 से 8 स्टेप्स यहाँ पर आपको बुक में दी हुई है। इस तरह से बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को, तो आपको इतनी सारी स्टेप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3, उन्हीं के बेस पे हम समझते हैं, क्योंकि वो केमिकल इक्वेशंस आप पहले भी समझ चुके हैं। तो यदि हम उनको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया था, कल हमारे पास एक एक्टिविटी थी, बुक में से ही थी, कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे थे, एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब उसकी रिएक्ट करा रहे थे तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ओके, यही हो रहा था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, बर्न हमने किया था, तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ये किस फॉर्म में था, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, एंड गैस, ये गैस है, और ये जो हमारे पास सब्सटेंस बना था वाइट पाउडर सब्सटेंस, ये कैसा था, ये भी सॉलिड था। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एरो है, एरो के राइट हैंड साइड यानी कि यहाँ साइड, राइट हैंड साइड जो भी बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एंड जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो रिएक्ट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। आप ये ध्यान रखें। और ये जो एरो है, ये केमिकल इक्वेशन के डायरेक्शन को शो करता है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। अब आप आगे ये भी ध्यान रखिए, जैसे हमने यहाँ से प्लस लगा दिया है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स थे तो उनके बीच में हमने क्या लगा दिया है, प्लस। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं जब, तो हम उनको क्या करते हैं, प्लस लगा के लिख देते हैं। सेकेंड एक्टिविटी हमने क्या देखी थी, जब हमने पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट को मिला दिया था, तब क्या हुआ था, हमें मिला था पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाली एक्टिविटी में देखा कि Mg जो था वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और MgO बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही था तो यहाँ पे प्लस लगा के हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स के बीच में जैसे हम प्लस लगाते हैं, ऐसे ही जब प्रोडक्ट हमारे पास एक से ज़्यादा बनते हैं तो उनके बीच में भी हम प्लस लगाकर इस तरह से शो कर देते हैं। और ये जो एरो है, मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया था, जो जिंक था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या बन रहा था, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। अब आप बताएं, ये जो तीनों ही इक्वेशंस हमने लिखे हैं, इनको क्या किया है, सिंपलेस्ट वे में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको हमने शो कर दिया है। ओके, तो एक्टिविटीज़ को सिंपलेस्ट वे में या एक्सपेरिमेंट जो भी हम करते हैं उसको सिंपलेस्ट वे में इस तरह से वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन की हम बात करें किस तरह से लिखा जाता है, तो क्या ये सही तरीका है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का, तो नो, इट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने देखा था जैसे जितने एलिमेंट्स यहाँ पे, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जितने एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है उतना ही प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया लेकिन यहाँ पर तो एक ही है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयोडीन की हम बात करें तो यहाँ पे आयोडीन कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे आयोडीन 2 है, यानी लेड आयोडाइड जो बना है यहाँ पे आयोडीन 2 हो गया, तो कैसे इस तरह से बढ़ सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना हो गया है, 2, तो ये गलत तरीका है। तो इस तरह से इक्वेशंस लिखी होती है तो इनको हम रॉन्ग इक्वेशंस कहेंगे, यानी कि अनबैलेंस हम कह सकते हैं, या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आप इन्हें कह सकते हैं। आप ध्यान रखें, क्या कहेंगे इन्हें हम, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होंगी, तो हम उन्हें सीखते हैं कि किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। आप ध्यान रखें, ये तीनों ही इक्वेशंस गलत है। क्यों गलत है, कॉज काउंट एंड कंपेयर करने पे ईच एलिमेंट्स के जो एटम्स है आर नॉट इक्वल। ओके, सेम नहीं है, क्योंकि मास इज नॉट सेम, मास सेम होना बहुत जरूरी है, तभी हम इन इक्वेशंस को क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ना बैलेंस कैसे करना है। इन्हीं तीनों को पहले हम बैलेंस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेंगे। तो ओके, तो आप लोग ध्यान रखें, पहले मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ किस तरह से आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है, फिर हम टेबल के थ्रू भी समझेंगे जैसा बुक में दिया हुआ है। आप देखें,
ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, तो हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। आप ये ध्यान रखें किसी भी एलिमेंट के पीछे साइड हमें नंबर नहीं बढ़ाना है, हम आगे कितना भी नंबर बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखें पीछे नहीं बढ़ाना है आगे, और आगे जब नंबर हमने लगाया तो इसका सेंस ये हुआ कि Mg भी कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं 2। और यदि पीछे तरफ नंबर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जिस एलिमेंट के पीछे लगा है ये उसी का नंबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो Mg मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 मैग्नीशियम यहाँ पर है, 2 मैग्नीशियम यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो चुके हैं। ओके, अब सेकंड वाली इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, क्या बन रहा है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में हमारे पास है लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड जो है यहाँ पे आयोडीन की जो नंबर है वही अकेले गड़बड़ है, तो हम उनको पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो आयोडीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम पीछे 2 नहीं लगा सकते, मैंने आपको बताया आगे हम नंबर कितना भी बढ़ा सकते, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो आयोडीन जो है वो कितना हो गया है 2 हो गया है, और यहाँ पे भी आयोडीन कितना है 2, लेकिन आयोडीन को 2 करने के वजह से यहाँ पे जो हमारे पास पोटेशियम है इसका भी नंबर बढ़ गया, ये भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें इसे 2 करना है, तो बीच में तो हम यहाँ लगा नहीं सकते, हम आगे करेंगे यहाँ इस तरह से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम भी 2 और आयोडीन भी कितने हो गए 2 हो गए। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, ये पी भी इकट्ठा पूरा साइन है, आप ये ध्यान रखें। अब हम नाइट्रेट की बात करें, यदि NO3 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 हो गया है लेकिन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 6। आगे वाले नंबर और जिस एलिमेंट के पीछे नंबर लिखा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें नंबर पता चलता है। ओके, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया है 6 हो गया है, तो जब इस तरह से ब्रैकेट दिया हुआ होता है तब आप यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं। ओके, आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे नाइट्रेट कितना हो गया, यानी कि नाइट्रोजन की हम बात करें तो वो कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन की हम बात करें 3 2 6 और यहाँ पे भी 3 2 6 हमें मिल गया है। लास्ट वाली जो एक्टिविटी 1.3 की इक्वेशन है उसको और हम बैलेंस करके देख लेते हैं किस तरह से बैलेंस करना है, फिर मैं आपको टेबल के थ्रू और समझाती हूँ अदर एग्जांपल्स को लेकर। चलिए हम इसको करते हैं। जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 ही है, तो हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं 2 लगा देते हैं। तो इसकी वजह से क्लोरीन भी 2 हो गए, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ जिंक के लिए भी 2 लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जिंक 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी, और क्लोरीन भी इस तरह से इक्वल हो गए हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा, काउंट एंड कंपेयर करने पर ईच एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। ओके, मास जो है वो सेम होना चाहिए, तभी इक्वेशन जो है वो बैलेंस कहलाएगी। ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए वही 3 एक्टिविटीज जिन्हें हमने पहले भी पढ़ चुके थे। आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम ले लेते हैं न्यू एग्जाम्पल्स, देखते हैं किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, जिंक है, उसको हम H2SO4 के साथ यदि रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बुक में जिस तरह से मेथड दी है उस तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स जितने भी दिए हुए हैं इक्वेशंस में उन सभी को हम लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट साइड जितने भी हमारे पास एटम्स हम उन्हें लिख लेंगे। ओके, पहले इधर तरफ वाले, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। देन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर्स है एटम्स के उन्हें लिख लेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें क्या मिल गया है, जिंक है, हाइड्रोजन है एंड हमारे पास क्या है, सल्फर एंड क्या है, ऑक्सीजन। यही 4 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब हम नंबर देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं हमारे पास। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, जिंक कितना है 1 है, हाइड्रोजन की हम बात करें तो वो कितना है 2, सल्फर कितना है हमारे पास 1 एंड ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4। यहाँ पर आगे साइड कहीं पे भी नंबर नहीं लिखा था तो पीछे भी कुछ नहीं था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। जिंक के देखिए आगे पीछे कुछ भी नहीं है 1, हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं था लेकिन पीछे 2 था तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2। ऐसे सल्फर के पीछे कुछ नहीं है और आगे मतलब यहाँ स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं तो ये भी कितना हो गया 1।
एंड ऑक्सीजन के पीछे तरफ 4 है और आगे कुछ भी नहीं, यानी कि 1, 4 × 4, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं आगे कुछ नहीं पीछे 4 था तो हमने कितना लिख दिया 4। अब आप देख लें कि राइट हैंड साइड कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, तो जिंक कितना है यहाँ पर 1 है, सल्फर कितना है यहाँ पर 1, आप यहाँ पे नंबर ध्यान रखें, सल्फर के आगे क्या लिख दिया हमने 1, ऑक्सीजन 4 थे तो 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2। अब आप यहाँ पे देखें जिंक कितना है 1, 1, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर हाइड्रोजन की हमने बात की थी 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर दोनों तरफ सेम है। ऐसे ही सल्फर सेम 1, 1, एंड ऑक्सीजन भी कितना हो गया हमारे पास 4, 4। आई होप टेबल किस तरह से बनानी है आपको समझ में आ गई होगी। एक बैलेंस इक्वेशन के हेल्प से मैंने आपको शो कर दिया है कि किस तरह से टेबल्स आपको बनानी है। अब हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि अनबैलेंस होगी, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं और फिर हम उसको बैलेंस करना सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में एलिमेंट्स हम लिखते हैं, तो एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, फेरस, देन हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हमारे पास है ऑक्सीजन। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 3 हो गया है, ऑक्सीजन कितना हो गया है 4 एंड हाइड्रोजन कितना हो गया 2। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन तो दोनों तरफ इक्वल है, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। आगे हो सकता है जब हम बाकी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को इक्वल करें तो इनमें भी चेंज हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, आप कोशिश क्या करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है ओनली हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं 4। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया है दोनों तरफ 4, यानी कि हमने राइट हैंड साइड में कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हमने कर दिया। ओके, अब आगे देखें आप, तो इसकी वजह से जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो कितना हो गया 4 2 8 हो गया है, यानी कि हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लाई हो गया है और ये कितना बन गया है हमारे पास 8 बन गया है। तो यहाँ पे भी हमें 8 बनाना पड़ेगा, तो 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बने, 4 का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 2 8, यानी कि 4 2 8 और यहाँ पे 4 2 8 हमें मिल गया है और यहाँ पे 4 4 इक्वल हो गया है। अब आप देख सकते हैं Fe कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे आगे इसके 3 लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। आपने मैथ्स में भी देखा होगा जो हम क्या करते थे वेरिएबल के बाजू में जो नंबर लिखते हैं वो उसका कोफिशिएंट ही कहलाता है ना, तो यानी वो क्या है उसके मल्टीप्लाई में उसका गुणा का अंक है। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया मैथ्स का एग्जाम्पल लेके, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हो गया फेरस यानी कि लोहा जो है वो भी हमें कितना मिल गया है 3, यहाँ साइड भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8, यहाँ साइड भी 8 हमें मिल गया है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी हमें 4 मिल गया है। तो इस तरह से ये इक्वेशन अब हमने बैलेंस कर दी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O हमें मिल रहा है। आप लोग टेबल बना के सॉल्व कर लें, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम टेबल देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स ले रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ सेम ही है, तो क्योंकि जो रिएक्ट कर रहे हैं वही तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलेंगे, तो दोनों ही तरफ सेम जो एलिमेंट्स है वही हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे कितना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिखते हैं, देन हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है 1 है ओनली और राइट हैंड साइड में भी कितना है 1 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 एंड यहाँ साइड कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे कितना है 2 एंड 1। अब आप देखें यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी कि 2 सब्सटेंस जो बने हैं, यानी कि CO2 जो बना है और H2O जो बना है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ दोनों जगह ऑक्सीजन है, तो इनको हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो इस तरह से कितने हो गए 3 हो गए हैं। आप ध्यान रखें यहाँ कितने हो गए हैं 3 हो गए। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें तो इक्वेशन बैलेंस करना काफ़ी इजी हो जाता है, मास को हम इक्वली कर पाते हैं दोनों तरफ का सेम। तो हम करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ साइड हमको 4 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ आगे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो इस तरह से 2 2 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 हो गया और ये तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है 4 है ही। आगे देख सकते हैं आप लोग कार्बन कितना है हमारे पास, जब हमने यहाँ पे 2 लगाया है तो ऑक्सीजन कितना हो गए 2 ये था और 2 और ये हो गया, यानी कि इस तरह से 4 हो गए और यहाँ पे तो 3 ही था हमारे पास। हमने कितना बढ़ा दिया 1 ऑक्सीजन और बढ़ा दिया क्योंकि 2 ये और यहाँ पे ये कितने हैं 2 और यहाँ पीछे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, तो 2 1 2। तो इस तरह से ये 3 से हट के कितने हो गए अब हमारे पास 4 हो गए। तो यहाँ पे हम यदि 2 लगा दें तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
2 2 ज़ा 4। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें 3 से 4 कैसे हो गया। यहाँ पे कितना है 2 था हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ से कितना था हमारे पास 1 ऑक्सीजन था। तो इस तरह से टोटल कितने हो रहे थे 3 हो रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया है तो ये क्या होगा, इसके पीछे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो ये कितने हो गया 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये वाला कितना था ऑलरेडी 2 ही था, तो इस तरह से ये हो गया है 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी हमने कितना कर लिया, इक्वल कर लिया है। अब यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन को देखें तो कार्बन में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है ना, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे भी एज इट इज सेम ही है, तो ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर यानी कि H2O बनता है। तो हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास 2, तो ऑक्सीजन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हो गया है और राइट हैंड साइड भी कितना हो गया 2। अब हाइड्रोजन लेकिन कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 हो गया है राइट हैंड साइड, तो यहाँ साइड हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में 2 लगा देंगे, तो इस तरह से ये भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी 4 और 4 हो गया है, तो ये इक्वेशन जो है ये भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन आपको बाकी जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उनसे अलग दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो क्या है, एक ही है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो 2 मिल रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या होता है, CaCO3 जो है जब इसमें हम हीट देते हैं इसको तो CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, यानी कि चूना पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाता है। ये जितने भी हमारे पास केमिकल इक्वेशंस हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है एंड हमारे पास ऑक्सीजन है। आप यहाँ ध्यान रखें ये C कैपिटल है और A है, ये कैल्शियम है, ये C जो है ये कार्बन और ये क्या है ऑक्सीजन है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पेरियोडिक टेबल भी पढ़ी होगी, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। चलिए अब हम देखते हैं इसको, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कितने कितने हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिखते हैं देन राइट हैंड साइड के। तो कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कितना है 1 ही है हमारे पास। यहाँ कार्बन कितना है 1 एंड यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ पर है कितना 3 एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था ऐसे यहाँ पे प्लस करेंगे 1 और यहाँ पे कितना है 2। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमें कितना है यहाँ पे 3 है। आप देख सकते हैं तीनों ही चीज़ हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना पड़ेगा। मीन्स ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।